Hello students, this is lecture number 15 Atomic Structure Class +1। ये 14th लेक्चर में जो मैं बोहर्स मॉडल डिस्कस कर रहा था उसका जो रिमेनिंग पार्ट है इस लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आप जान ही चुके हैं कि बोहर्स मॉडल कितना इंपॉर्टेंट मॉडल है, कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें इस मॉडल से मिली है। तो चलिए उस बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने ये सीखा है कि बोहर्स मॉडल में कि एक एटम के सेंटर में एक बहुत छोटी बॉडी है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और सारे के सारे एटम का मास उस न्यूक्लियस में पड़ा है और न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास शेल्स हैं और उन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं और स्टेशनरी लेवल्स कहते हैं। क्यों स्टेशनरी लेवल्स कहते हैं? क्योंकि वो फिक्स लेवल्स हैं और एनर्जी लेवल मींस उनकी एनर्जी फिक्स्ड है। जब तक इलेक्ट्रॉन उन लेवल में घूम रहा है वो अपने आप एनर्जी लूज नहीं करता है। तो किसी भी शेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला दिया है? -2π² m e⁴ z²/n²h²। ओके, जहां m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये एटॉमिक नंबर है और n शेल का नंबर है। एंड रिमेंबर बोहर्स मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और कोई भी स्पीशी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम आयन। ओके, आपको ये बात समझनी चाहिए। हीलियम आयन में हम क्या करते हैं? हीलियम +1। ओके, इसके लिए Z बदलेगा, Z is 2 बट इलेक्ट्रॉन एक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसी तरह लिथियम +2, इसका Z 3 है। ओके, बेरिलियम +3, इसका Z 4 है। सो Z इज चेंजिंग, ये चेंज कर रहा है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, एक ही रहेगा। सो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अब हमें पता है कि एटम में किसी भी शेल की एनर्जी हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज में एनर्जी कितनी है? उसका जनरल फॉर्मूला है -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। तो पहली शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो मिनिमम है, ठीक है। एंड जैसे ही हम हायर लेवल में जाते हैं, ये n1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, शेल की एनर्जी बढ़ती जाती है। ये देखिए -13.6 डिवाइडेड बाय 4 हो गया है क्योंकि Z 1 रहेगा एंड 2 का स्क्वायर 4 हो गया, या 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। एंड जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं शेल की एनर्जी बढ़ती जाती है। ऑब्वियसली अगर उसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, मींस कम नेगेटिव होती जाएगी एंड हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो जो n इनफाइनाइट शेल होगा उसका एनर्जी जब n इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी स्क्वायर पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो बोहर ने हमें नेगेटिव एनर्जी का कंसेप्ट दिया। एंड रिमेंबर, जिस शेल में एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इट मींस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर मोस्ट शेल। ओके, अब चलो इस बात को मैं अब हमें ये पता है हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड है और जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं शेल की एनर्जी लेस नेगेटिव होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। और जो सबसे पहली शेल है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव है एंड जितनी ज्यादा नेगेटिव मींस वहां इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ज्यादा मुश्किल, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। तो अब बात ये है कि जब हर लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करवाना है
तो उसके लिए भी तो हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये है क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि किसी भी शेल की एनर्जी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं हो सकती, वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू है। ओके, एंड अब अगर हम यहां से बात करते हैं कि मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन को सेकंड लेवल में लेके जाना चाहता हूं, तो सेकंड लेवल में लेके जाने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी होगी, कितनी? इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दोज टू लेवल्स, दैट इज E2 माइनस E1। ओके, तो पहली बात एनर्जी मिलेगी कैसे, एक कॉमन क्वेश्चन बन जाता है। हम ये एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब में करते हैं, हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में रखी, हाई पोटेंशियल सप्लाई करते हैं, वो हाई पोटेंशियल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटम में ब्रेक करेगा, डिसोसिएट करेगा, और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में जाते हैं। ठीक है, तो अब कितनी एनर्जी चाहिए मुझे? पहले लेवल की एनर्जी आपको पता है, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की वैल्यू कितनी है? -13.6 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ यू कैन सी दिस इज इक्वल टू, ये माइनस विद माइनस साइन यहां लगाऊंगा क्योंकि E1 की वैल्यू -13.6 है, तो ये बेटा क्या बन गया? ये पॉजिटिव हो गया। 13.6 माइनस 3.4, दिस इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा E। इसका मतलब इन दोनों शेल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। जब थ्योरी ध्यान से की हो तो प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती है। मेरे कहने का मतलब कि मैं कितनी एनर्जी दूं कि इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में चला जाए। ओके, वेरी सिंपल, ये डिफरेंस आपके पास डेल्टा E कितना है? 10.2, इतनी एनर्जी दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू, मुझे E2 स्टेट में जाना है, प्लीज सी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? E1 इज इक्वल टू E2, तो 10.2 माइनस 13.6 ये पहली शेल की एनर्जी है, ये E2 की एनर्जी हो जाएगी। कितना हो गया देखिए, वो मैंने उल्टा वापस निकाल दिया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज E2। तो अगर मैं सेकेंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं फर्स्ट सेल को कितनी एनर्जी दूं? इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन। सो यहां से बात क्लियर हो जाती है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में लेके जाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं उसको कितनी एनर्जी और दूं? क्लियर, कि वो सेकंड शेल में चला जाए। तो फर्स्ट शेल में एनर्जी कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है। अगर इसमें मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड कर दूं, राइट, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी? -13.6 प्लस 10.2, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, जो सेकंड शेल की एनर्जी है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ऐसे दिया जा सकता है कि हमने हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट में इतनी एनर्जी दी है, अब बताइए शेल का नंबर कितना है। देखिए, फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है -13.6, जितनी एनर्जी दी है प्लस x कर दीजिए, जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास उस शेल की एनर्जी आ जाएगी जिस शेल में इलेक्ट्रॉन ने फॉल करना है। ठीक है, सो इसको सिंपल मैं ऐसे बोल रहा हूं, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 किसके इक्वल हुआ? डेल्टा E प्लस E1 के। ओके, ये E1 में इधर ले आया तो मुझे सेकंड शेल का एनर्जी मिल गया, या उस शेल का एनर्जी मिल गया जहां पे इलेक्ट्रॉन ने फॉल करना है। अब चलिए इसी बात को जो मैं बोल रहा था उसको प्रूव करके देते हैं आपको, कि अगर हम फर्स्ट शेल में है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा होगी,
और अगर हम सेकेंड शेल में हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी, जिसका मतलब हाइड्रोजन एटम जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में ही रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा, बिकॉज वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। वो कैसे? चलिए हम इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना चाहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना चाहते हैं, इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन को इतनी दूर लेके जाना चाहते हैं कि वो न्यूक्लियस के प्रभाव से परे हो जाए, राइट? तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम है and I want to remove electron from its outermost shell, right? This is known as ionization. Ionization energy. कितनी अमाउंट एनर्जी हम गैसियस एटम को प्रोवाइड करें सो दैट इलेक्ट्रॉन परमानेंटली एटम से निकल जाए। ओके, तो इसका मतलब मुझे डेल्टा ई चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ई एफ माइनस ई आई, राइट? अब ई एफ क्या है? वो शेल जहां से, वो जगह जहां से इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा, इनफाइनाइट शेल। इसका मतलब डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इंफिनिटी माइनस ई आई। यहां आई फर्स्ट है। अच्छा, इंफिनिटी में एनर्जी क्या है? -13.6 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी स्क्वायर माइनस फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहां से एनालाइज कीजिए, डिवाइडेड बाय इंफिनिटी स्क्वायर है, ये 0 हो गया, तो इसका मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हमें एनर्जी देनी पड़ेगी फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए और हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए। अब मान लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में पड़ा है, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो डेल्टा ई क्या होगा? ई एफ माइनस E2। अब ई एफ का वैल्यू क्या है इनफाइनाइट लेवल पे? सो दिस इज 0 माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 4, जो कि 3.4 था। इसका मतलब 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को सेकेंड शेल से निकालने के लिए। ना ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, एटम को आयोनाइज करना चाहता हूं, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 13.6। इज दैट क्लियर? यहां से आउटर मोस्ट शेल जो भी होगी, ओके, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और अगर सेकेंड शेल से निकालना है तब एनर्जी कितनी चाहिए? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो क्या मतलब बन गया इसका कि जो ग्राउंड स्टेट है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी ज्यादा चाहिए, राइट, एज कंपेयर टू सेकेंड शेल। और अगर थर्ड शेल से निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? ऑब्वियसली जो शेल का एनर्जी होता है उसको पॉजिटिव साइन में देख लेते हैं। यहां -13.6 है तो पॉजिटिव 13.6 चाहिए, यहाँ -3.4 है तो +3.4 चाहिए, और थर्ड शेल से निकालना है तो एनर्जी कितनी चाहिए? दैट इज 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो अब आप यहां से इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सम भी हो गया कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है वहां उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है और उसकी एनर्जी उतनी कम है। सो जितनी जिसकी एनर्जी कम है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए। तो बोहर्स ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम का कंसेप्ट दिया, राइट, और उसने नेगेटिव एनर्जी का कंसेप्ट दिया। उसका ये मतलब है कि न्यूक्लियस के पास जो सबसे
नजदीक शेल है, ग्राउंड स्टेट जिसको हम कहते हैं, ग्राउंड शेल जो है, वहां एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मिनिमम होती है। एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी लेस नेगेटिव होती जाती है, बढ़ती जाती है। सो इसी तरह से अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जो डिफरेंस है वो तो हमें पता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। ओके, अब ई एफ की वैल्यू को हम फिल कर देते हैं, -2π² me4 z² बाय n²h², ये फाइनल स्टेट के लिए है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2π² me4 z² बाय ni² h²। ओके, अब इसमें आप इसको कॉमन कर दीजिए, 2π² me4 बाय h² 1/ni² minus 1/nf² into z²। Is that clear? Is equal to डेल्टा E। ये मैं एक्सप्रेशन की सेंस में आपको बतला रहा हूं कि ये वैल्यूज पुट की थी, यहां जो फॉर्मूला वो पुट कर रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड लेवल से किसी लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली एनर्जी देनी होगी। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो वो एनर्जी जो मिलेगी तभी वो अब्सॉर्ब होगी, तभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ना। तो हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या पढ़ते हैं? एनर्जी इज emitted or absorbed discontinuously in the form of small packets, and energy is proportional to frequency of radiation, that is E is equal to h nu or E is equal to hc by lambda. This is the energy of a photon. इसका मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां लेके जाना है या किसी शेल में लेके जाना है, उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। वो किस फॉर्म में होगी? फोटोन की फॉर्म में। तो ये जो एनर्जी चाहिए वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? दैट इज hc by lambda। क्लियर? बिकॉज एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, एज गिवन बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये क्या हो गया? hc by lambda is equal to 2π² me4 by h² 1/ni² minus 1/nf² into z²। ओके, इसको रीअरेंज कर देते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने जा रहा है। 1/λ is equal to 2π² me4 by ch³ 1/ni² minus 1/nf² into z²। Now you can see this is wave number। okay, जो रेडिएशन मैं बतलाने जा रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है तो एनर्जी इमिट होती है ना। तो जो एनर्जी इमिट हुई, जो रेडिएशन इमिट हुई है, उसकी वेवलेंथ क्या है? वी कैन फाइंड दैट। तो दिस इज 1/λ इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसको हम रिडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं, जो मैंने स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में भी बताया था। रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। सी दिस इज एक्सप्रेशन 2π, की ऑब्जेक्टिव सम आ सकता है 2π² me4 by ch³। सो 1/λ is equal to RH 1/n, इसको मैं 1 लिख देता हूं, -1/nf²।
स्क्वायर। तो N1 लिखने का मतलब ये हो गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो यहां हम लोअर लेवल फिल करेंगे, तो उसके रिस्पेक्टिवली जो वेवलेंथ एमिट होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मॉडल के लिए। मैं इसको सम अप कर देता हूं और रीड कर देता हूं कि हर लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है। फर्स्ट लेवल में, स्टेशनरी लेवल में एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव है। जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी लेस नेगेटिव होती जा रही है, और इनफाइनाइट लेवल की जो एनर्जी होगी वो जीरो एनर्जी होगी। ठीक है, तो बोहर्स ने नेगेटिव एनर्जी का कंसेप्ट दिया और क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट दिया कि हर लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है, वो अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, वो फिक्स्ड वैल्यू ही होगी, जैसे यहां हमने आपको दिखाया है। और शेल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है, जिसको मैंने यहां प्रूव करके दिया है। और पहली शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मींस एटम को आयोनाइज करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? जितना शेल में एनर्जी है उसको पॉजिटिव साइन में लिख दीजिए, उतनी एनर्जी चाहिए। एंड अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से ग्राउंड लेवल में आता है तो रेडिएशन एमिट होती है, उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है या वेव नंबर क्या है या फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हम यहां से निकाल सकते हैं, जिसको मैं एक दो लेक्चर्स में न्यूमेरिकल की सेंस में आपको प्रॉपरली उसकी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। एंड अब क्या था मीनिंग जो मैंने समझाया है? व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन एटम by subjecting it to an electric discharge or high temperature, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब में हम उसको डिस्चार्ज पास करते हैं तो एनर्जी मिलती है। An electron in an atom may jump from its normal energy level to some higher energy level, ठीक है, यहां मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, एनर्जी लेवल टू some higher energy level by absorbing a definite amount of energy. This state of atom is called excited state. इसका मतलब इस लेवल हाइड्रोजन एटम में इस लेवल को छोड़ के सभी क्या हैं? ऑल आर एक्साइटेड लेवल्स। एंड ये लेवल क्या है? ग्राउंड लेवल। ओके, दिस स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज शॉर्ट। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो उसकी जो लाइफ टाइम जितनी देर वहां रहेगा वो बहुत ही शॉर्ट है। इट इमीडिएटली जंप्स बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल। यहां से ये एकदम वापस आएगा ग्राउंड लेवल में, राइट? सो it immediately jumps back to the lower energy level by emitting energy in the form of electromagnetic radiations of suitable frequency or wavelength। जो रेडिएशन बाहर आएगी वो उसकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी, और कितनी वेवलेंथ होगी वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी जो अब्सॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है वो कितनी होगी? जितना उन दो लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी बोर्स की कि जिसने हमें फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट दिया और एटम की स्टेबिलिटी की बात की। जबकि इससे पहले जो रुदरफोर्ड मॉडल था, यस, न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन रुदरफोर्ड मॉडल ने दी, पर वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाया, बिकॉज उस जो थ्योरी का बेस था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली था। क्लियर? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के कंसेप्ट के बेसिस पे नहीं था। तो उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इमिट होती है। जब एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इमिट होगी तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। मीन रुदरफोर्ड मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि बोर्स मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस करता है और स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंड स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स।